नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेट विदुर आईएएस में। और जो हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो एग्ज़ाम है आपका डीयू का, जो 9 नवंबर को है, उसमें जो हमने फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन पे जो एक लेक्चर्स बनाए थे, उसका ये थर्ड लेक्चर है। तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी जाके देख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो आज जो सिलेबस है उसमें एक बिट ये भी है कि एक्ट्स, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये जो है ये हमें कवर करना है आज के लेक्चर में। और ये एक्ट जो है ऑलमोस्ट आपको सारे एक्ट, स्टैट्यूट, सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट, ये आपको 200-250 पेज का है। तो हमें उतना नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ने में आप ना तो उतना एफर्ट डालना है आपको, और ना ही वो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक एक लाइन पढ़ो। आप बस ये लेक्चर देख लो, और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो वो आप कर लोगे मुझे, क्योंकि ऐसे जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स होते हैं उसमें ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। तो बस, लेकिन वो आसान क्वेश्चन जो है वो आपको किसी और को देना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो आप लूज़ कर जाते हैं तो आपको जो अदर पार्ट्स ऑफ द सिलेबस है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो इसलिए आप इस लेक्चर को देखें और हल्के हल्के में देखें, तो इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कि ये एक्ट आया कब था, 1922 में। और ये एक्ट नंबर 8 था उस साल का। एक्ट नंबर भी कभी कभी पूछते हैं, तो एक्ट नंबर 8 था। इनेक्टेड ऑन 5 मार्च 1922 को इसको गवर्नर जनरल ने साइन किया था, तत्कालीन गवर्नर जनरल ने। और फिर इसका हम की प्रोविजंस अगर देखें तो प्रेसिडेंट, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, सारे प्रोविजंस मैंने नहीं डाले हैं इसमें। जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे विजिटर कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चांसलर कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चांसलर। ये आ सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो कौन होता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस चांसलर इज़ डिफरेंट, चांसलर इज़ डिफरेंट। प्रो चांसलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। फिर रेक्टर, रेक्टर क्या होता है? रेक्टर इज एन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को देखता है। और कहीं ना कहीं एक तरह से आप मान सकते हैं कि कोई बहुत हाई लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स हैं, ये कौन कौन से हैं? चांसलर, प्रो चांसलर। चांसलर तो आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रो चांसलर हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर वाइस चांसलर, जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर प्रो वाइस चांसलर, फिर ट्रेजरर, फिर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, वो चैनल है। फिर डीन और एनी अदर ऐसे इंडिविजुअल्स जिसको यूनिवर्सिटी चाहे तो उसको ऑफिसर डेजिग्नेट कर सकती है, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार को, फैकल्टीज़ को, हेड्स को, इनको भी वो डेजिग्नेट कर सकती है थ्रू स्टैट्यूट। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो है, ही इज़ अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये हो गया। और अब हम बात करते हैं कि इस जो यूनिवर्सिटी का जो अकाउंट है उसको कौन ऑडिट करता है, तो कहीं ना कहीं वो पावर सीएजी के पास ही है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स को ऑडिट करना। अब हम बात करते हैं कोर्ट की। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कोर्ट और सीनेट, तो ये कोर्ट है, इसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं। इसके अलावा एमपी, बोथ जो दिल्ली के एमपी हैं, दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको इसमें रोल मिला हुआ है। एमएलएज हैं, जो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन है। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली, दिल्ली नगर निगम, उसका भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो आप अगर आप जानते हैं तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा है कि इसका टेरिटोरियल जुडिक्शन, पहले तो ये स्टेट ऑफ दिल्ली था लेकिन बाद में इसको अमेंड कर दिया गया। जैसे अब आईपी यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, तो वो भी दिल्ली में ही है, उसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं।
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो जुडिक्शन है उसको काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर दिया गया। इवन आउटसाइड दिल्ली भी कोई कॉलेज जो है वो इसके साथ एफिलिएट हो सकता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि स्टैट्यूट्स जो हैं वो हैं, बहुत सारे स्टैट्यूट हैं, और स्टैट्यूट्स जो हैं उसमें मेनली वही है जो सर्विस रूल्स है। आपको पेंशन की एलिजिबिलिटी है, या फिर ट्रांसफ़र्स रूल्स हैं, या फिर आपको ज्वाइनिंग टाइम वगैरह है, जैसे रेजिग्नेशन है, टेक्निकल जो जनरली जो सर्विस रूल्स होते हैं, FRSR है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, तो उसको अपने खुद के रूल बनाने का अधिकार है। तो स्टैट्यूट्स है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टैट्यूट्स हैं। तो आपको उनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिकली वही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस रूल्स हैं, उससे रिलेटेड ही हैं। तो उसके और वहाँ से ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस आने भी नहीं वाले, तो इसलिए मैं वो इस लेक्चर में आपको नहीं बताऊँगा। इसके अलावा पैट्रन वो हो सकता है जो 1 साल से 1 लाख से ज़्यादा डोनेशन देगा, वो पैट्रन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि इस पर कोई आपको MCQ मिल जाए। इसके अलावा मैंने एक्ट से ही कुछ कुछ निकाला हुआ है जो आपके सामने रख रहा हूँ, और शायद ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अथॉरिटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी, तो कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, फाइनेंस कमेटी, फैकल्टीज़ एंड सच अदर अथॉरिटीज़ एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट्स। तो ये 17 सेक्शन 17 में है एक्ट के। फिर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स, तो एनुअल रिपोर्ट सेक्शन 38 में है, और ये प्रिपेयर करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इसको कोर्ट के आगे पेश करेगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये स्टैट्यूट 11G है, उसमें है कि वाइस चांसलर का क्या है, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर। फिर ये इम्पॉर्टेंट है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल एंड फाइनेंस कमेटी। ये आपको याद रखना है कि वाइस चांसलर जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल एंड फाइनेंस कमेटी का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। और अगर चांसलर नहीं है, प्रो चांसलर नहीं है, तो डिग्री देने का राइट है इसके पास, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है। फिर ये जो है ना, जो आप 2 देख रहे हो, ये सेम नहीं है, अलग किसी अलग सेक्शन से मैंने उठाया, कट किया एक्ट से, बेयर एक्ट से। इसमें रजिस्ट्रार के पावर्स हैं। रजिस्ट्रार शैल बी एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी ऑफ द कोर्ट, यानी जो कोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ऊपर, जो जस्ट लाइक एक पार्लियामेंट है जो स्टेट में, जिसको सीनेट बोलते हैं, उस कोर्ट का वो एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी सेक्रेटरी है, एकेडमिक काउंसिल का भी सेक्रेटरी है, और फाइनेंस कमेटी और फैकल्टीज़ का भी सेक्रेटरी है। लेकिन वो किसी का मेंबर नहीं है, वो सेक्रेटरी है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। और रजिस्ट्रार की ड्यूटी क्या है, कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, कॉमन सील। उसके बाद इशूज ऑल नोटिसेज, मीटिंग, कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जितनी मीटिंग्स हैं उनको बुलाता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसको रखना है ऑफ द कोर्ट। उसके बाद ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ऑन द बिहाफ ऑफ कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल। अगर विजिटर या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उसको जो कॉपी है, एजेंडा है, मीटिंग है, उसकी कॉपीज़, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, उनको प्रोवाइड करना। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जब वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डायरेक्टर साउथ कैंपस एंड डीन नहीं है, तो उस केस में ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग भी बुला सकता है, ये इसको पावर दिया हुआ है। और ही इज़ अ फुल टाइम मेंबर, ही इज़ अ फुल टाइम मेंबर रजिस्ट्रार, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार और फिर रजिस्ट्रार, तो ये आपका चैनल रहेगा इस पोस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हो। तो रजिस्ट्रार का भी एक टेन्योर है 5 साल का, उसको, क्योंकि उसको 5 साल के लिए ही बहाल किया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में। और इसके अलावा मुझे लगता है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं एक्ट में, और जो आपको जाननी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम एटलीस्ट अभी MCQ बेस्ड, क्योंकि मेंस में फिर थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है। लेकिन प्रीलिम्स जो आपका है 9 तारीख को, उसमें अगर आप ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और आता भी है तो दैट इज़ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। अगर 1 नंबर का आप छोड़ भी देते हो तो दैट इज़, वो 1 नंबर गेन करने के लिए आप 250 पेज पढ़ोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रेलिवेंट इन माई ओपिनियन। तो ठीक है, आप ऐसी ही तैयारी करते रहिए। और अगर मैं इस पे सोच रहा हूँ कुछ और लेक्चर्स
जैसे कुछ स्कीम्स हो गए या कुछ ऐसे हो गए हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं उस पर कुछ और लेक्चर्स लाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे लेक्चर्स को, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को भी देखिए। लेक्चर 1 में सारे फैक्ट्स हैं और लेक्चर 2 में कंसेप्ट है। तो लेक्चर 2 को देखने के बाद ही आप इस लेक्चर 3 को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।